आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। मैं प्रदीप मिश्रा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। एक एक करके सभी सवालों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग लेसन 4 पढ़ रहे हैं इस समय। लेसन 4 का एक्सरसाइज 4.4। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्या है। इसमें दिया गया है पहले ही कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। ए, पहला का ए है। ए में कुछ शब्द दिया गया है, आप पढ़ रहे होंगे। लिखा एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। एक संख्या को x मान सकते हैं आप, माना संख्या x है। अब करें एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए तो आपको 60 प्राप्त होना चाहिए। यानी समीकरण आपका बन चुका है 8x + 4 = 60। अब आपको हल करना है। हल कैसे करना है? पहले 4 उधर जाएगा, 4 जाएगा तो घटेगा, तो यहाँ बचेगा 8x और वहाँ हो जाएगा 56। अब बताओ 8 यहाँ गुणा कर रहा, वहाँ जाएगा भाग करेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 56/8 मतलब 7। यानी आपकी वो संख्या क्या है? 7 है। आपका आंसर आ चुका है पहला। अब बी देखो क्या है। बी में लिखा एक संख्या का 1/5 घटा 4। एक संख्या का 1/5 घटा 4 = 3। तो अब क्या करोगे? -4 पहले उधर लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा यहाँ x/5 बराबर, ये 4 वहाँ जाके जुड़ेगा तो हो जाएगा 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 यहाँ भाग करा, वहाँ जाएगा गुणा करेगा, 5 × 7 = 35 और आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 35। क्लियर हो रहा? देख रहे कितना सिंपल क्वेश्चन है। केवल लिखते जाइए और हल करते जाइए। इजी है भाई, 7th क्लास है। आइए सी देखते हैं। सी में लिखा है कि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? 21 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण बन गया। अब +3 उधर जाएगा तो -3 बनेगा वहाँ जाकर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x/4 बराबर हो जाएगा 18। अब देखो 3/4 उधर जाएगा तो पलटेगा, 4/3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 18 × 4/3। अब 3 से आप 18 को काट सकते हैं 6 बार में, 6 चौके 24, यानी वो संख्या हमारी कौन सी थी? 24। आगे देखते हैं डी। डी में लिखा हुआ है जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से क्या किया? 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। अब चलो देखते हैं, -11 जो है उधर जाएगा तो +11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 15 + 11 = 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ गुणा कर रहा है, वहाँ जाएगा भाग करेगा, 13। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो डी हो चुका है। ई देखते हैं। ई में दिया हुआ है कि मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। माना उसके पास x अभ्यास पुस्तिका है, x अभ्यास पुस्तिका है उसके पास, तो क्या कर रहा? 50 में से वो घटा रहा। क्या घटा रहा है? अभ्यास पुस्तिकाओं संख्या के तिगुने को घटाया, यानी 3x को घटाया, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। देखा? अब परिणाम 8 प्राप्त हो तो क्या होगा? अब ये 3x यहीं रहने दो, -3x यहाँ रहेगा और ये 50 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 8 - 50 हो जाएगा। तो यहाँ होगा 3x और वहाँ हो जाएगा -42। दोनों तरफ माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करोगे? 3 से भाग दे दो दोनों साइड में, तो ये 3 कैंसिल होकर यहाँ सिर्फ x बचा और वो होगा 14। तो उसके पास कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं? 14 हैं। देख रहे आप? अब f देख लो। लिखा है इवेन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती। एक संख्या सोचती है, मान लो x सोचती है, उसमें 19 जोड़ती है, फिर 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। बताओ क्या सोचती है? तो 5 यहाँ भाग करा, वहाँ जाकर गुणा करेगा, ये बचेगा x + 19 और वहाँ हो जाएगा 5 × 8 = 40। अब बताओ अगर +19 उधर जाए तो घटेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 40 में से 19 घटाओगे क्या प्राप्त होगा? 21।
इसका मतलब इब्न हल ने 21 सोचा था मन में। क्लियर? एफ हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। एफ के बाद है जी। जी में लिखा है अनवर एक संख्या सोचता है, मान लो एक सोचता होगा। यदि वह इस संख्या के 5/2 इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, -7 कर दे, तो उसे 23 प्राप्त होता है। बस अब -7 उधर जाएगा तो +7 होगा, 23 7 30 हो जाएगा, यानी 5x/2 बराबर 30 हो जाएगा। तो अब हम x बराबर क्या सोच सकते हैं, 5/2 उधर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। 30 गुणा 2/5, 5 6 के 30, 6 दूना 12, यानी वह जो है 12 सोचता है। तो पहला सवाल इस प्रकार सॉल्व होगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा का ए। लिखा है कि अध्यापिका बताती है कि उसी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ अधिकतम और यहाँ लिख देता हूँ न्यूनतम। तो कह रहे हैं कि जो अधिकतम अंक है उसके न्यूनतम अंक को, मान लो उसके न्यूनतम अंक को हम x लेते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो अधिकतम अंक है न्यूनतम अंक के दुगुना का 7 जमा 7 यानी 2x + 7 है। फिर कह रहे हैं प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, यानी अधिकतम अंक 87 है बोल रहे, और हम कह रहे हैं 2x + 7, तो हमें न्यूनतम अंक बताना है। तो बताओ 2x + 7 बराबर हम 87 लिख सकते हैं। तो ये +7 उधर जाएगा तो -7 होगा, 87 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 80, यानी हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर 80। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40। समीकरण हल, यानी जो न्यूनतम बच्चा पाया था वो 40 नंबर पाया था। अब चलो बी देखो क्या सोचता है। लिखा किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है। आओ चित्र बनाते हैं पहले, है ना। दूसरा का बी है। बी में आओ देखते हैं। तो पहले एक चित्र बनाते हैं ऐसे, ये भुजा बराबर है तो अंदर के कोण बराबर होंगे, और इसको दिया है 40। तो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, और जबकि योग 180 दिया हुआ। अगर हम इसको x मान लें तो हमें इसको भी x मानना पड़ेगा। अब तीनों को जोड़ मिला के 180 होना चाहिए। x + 40 बराबर 180। पहले 40 उधर ले जाओ, x जोड़ लो 2x, और ये 40 उधर जाएगा तो हो जाएगा 140। अब बताओ 2 उधर जाएगा, यानी डिवाइडेड बाई 2 कर दो दोनों साइड में, तो यहाँ बचेगा x, और वहाँ 2 7 14 70, यानी आधार कोण क्या होगा, 70। देख रहे हो। अब जो है सी देखिए, इधर थोड़े से बड़े सवाल मिल रहे हैं। थोड़े से बड़े क्या हैं, कक्षा 7 के लिए है। सी दिया गया है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सचिन, यहाँ लिख देता हूँ राहुल। सचिन द्वारा जो रन बनाए गए राहुल की संख्या से दुगनी है। ठीक है, उन दोनों ने मिलकर कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम बनाए। दोहरा शतक माने 200 होता है। अगर इन दोनों के रनों को जोड़ लिया जाए, यानी 2x + x कर दिया जाए, तो दोहरे शतक से 2 कम है, यानी 200 से 2 कम है, यानी 198 है। अब बताओ इसे जोड़ोगे तो होगा 3x बराबर 198। तो अगर हम 3 से दोनों साइड भाग दे दें तो क्या होने जा रहा है, x बराबर क्या, 66। तो ये पता चल गया राहुल ने 66 रन बनाए, और सचिन ने फिर कितने बनाए, दुगने बनाए थे। तो 66 गुणा 2 132, यानी राहुल ने बनाए थे 66 और सचिन ने बनाए 132। ठीक है, निम्नलिखित को हल कीजिए। तीसरा प्रश्न, आइए हल किया जाए। तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया है पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुना से 7 कंचे अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने हैं। एकदम वही सवाल है जो अब तक हो चुका है। तीसरा का पहला, इरफान कहता है उसके पास परमीत से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इरफान, यहाँ लिखता हूँ परमीत। तो इरफान के पास जितने कंचे हैं, परमीत के कंचे को हम x मान लेते हैं। मान लो परमीत के पास x कंचे हैं, तो इरफान के पास क्या है, उस कंचे के 5 गुने, उसके 5 गुने से 7 अधिक है, यानी x ये है तो 5 गुना 5x हुआ और +7। इसके पास 5x + 7 कंचे हैं। अब करें इरफान के पास 37 कंचे, और हम देख रहे हैं 5x + 7 है, तो हम लिख सकते हैं
5x + 7 बराबर 37। यहाँ से अभी हमको परिमित के कंचों की संख्या मिल जाएगी। +7 उधर जाएगा, -7 होगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 30। तो बताओ अब 5 / 5 बोथ साइड, तो यहाँ बचेगा x, वहाँ बचेगा 6, यानी परिमित के पास 6 कंचे थे। दूसरा देखो, लिखा लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ पिता, यहाँ लिख देता हूँ लक्ष्मी, इसको x मान लेता हूँ। अब कह रहे हैं कि जो पिता की आयु है लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, यानी 3x + 4 है, जबकि पिताजी 49 साल के हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3x + 4 बराबर 49। ये +4 उधर जाएगा तो -4 बनेगा, अगर -4 बनेगा तो 45 होगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 45। अब अपान 3 अगर हम बोथ साइड कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। यानी हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी 15 वर्ष की है। कहाँ गई ये? 15 वर्ष की लक्ष्मी है। हो गया। जांच भी कर सकते हो, 15 है तो 15 3 45 और +4 49, पिताजी की आयु मिल जाएगी। तो तीसरा का आपने 2 क्वेश्चन देख लिया। अब देखिए तीसरा में क्या लिखा है। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इसमें से कुछ पेड़ फलों के थे और कुछ जो उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थे। हम यहाँ लिख देते हैं फल वाले, फल वाले, और ये हैं बिना फल वाले। अगर बिना फल वाले हैं फिर बिना फल वाले, ये तीसरा है। देखिए तो सवाल यहाँ पर है कि उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थे। मतलब अगर हम इसको x मान लें तो ये 3x + तिगुने से 2 अधिक थे, +2 थे। अब सवाल है कि यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं, तो लगाए गए फलों वाले पेड़ों की संख्या बताओ। मतलब इसकी संख्या 77 दिया गया, यानी हम लिख सकते हैं 3x + 2 बराबर 77। अब +2 उधर जाएगा तो घटेगा, 75 बचेगा, 3x बराबर 75। आराम से बटा 3 कर सकते हो आप, तो यहाँ बचेगा x, वहाँ बचेगा 25। हम कह सकते हैं फल वाले कितने पेड़ थे हमारे पास? 25, और वो थे 77। कितने आसानी से आप सवाल समझ रहे हैं। चौथा क्वेश्चन में एक पहेली दिया गया, पहेली है, आओ समझा जाए पहेली क्या होता है। चौथा सवाल है, आखिरी सवाल है। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो। मुझे मतलब मान लो संख्या x रही होगी, तो कह रहे 7 बार लो, तो 7x हो जाएगा, ये ले लिया। और एक 50 जोड़ो, जोड़ दिया। तो एक तिहरे शतक पहुंचने के लिए अभी आपको अभी भी 40 चाहिए। क्या समझे? एक तिहरा शतक पर अगर इसमें अभी भी हम 40 और जोड़ दें तो एक तिहरा शतक हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा, तिहरा शतक। बस अब ये कितना हुआ? 7x और +50 40 90 बराबर 300। अब +90 उधर जाएगा तो घटेगा, तो 7x बराबर हो जाएगा 300 - 90, यानी 210। अब बताओ 7x बराबर अगर 210 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 × 21 30, यानी वो संख्या क्या थी? 30 थी। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। अब हम देखते हैं इसमें चर्चा क्या की गई है। चर्चा वाली बात जरा देख लीजिए, तो मैं पढ़ देता हूँ, आपके सामने है, आप भी पढ़ सकते हैं। लिखा, एक समीकरण एक चर पर एक ऐसा प्रतिबंध होता है जिससे दोनों पक्षों के व्यंजकों का मान बराबर होना चाहिए। एकदम सही बात है। दूसरा लिखा है, चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है समीकरण का हल कहलाता है। आपने देखा होगा केवल एक ही मान रखने पर वो समीकरण संतुष्ट होता है। तीसरा लिखा है कि किसी समीकरण के बाएं और दाएं पक्षों को परस्पर बदलने पर समीकरण नहीं बदलता। अगर पूरा पक्ष बदल दिया जाए तो कहाँ समीकरण बदलता? हमने तो कई सवालों में किया है। चौथा लिखा है, एक संतुलित समीकरण की स्थिति में यदि हम दोनों पक्षों में एक संख्या को जोड़ें, दोनों पक्षों में एक संख्या को घटाएं, या दोनों पक्षों में एक संख्या से गुणा करें, या दोनों पक्षों में एक संख्या से भाग करें, तो संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपने देखा होगा, अगर मैं लेफ्ट साइड में -4 करता था तो राइट में मैं -4 करता था। इस तरह से कोई समस्या नहीं आती है। पांचवा देखा आपने कि उपरोक्त गुणों पर द्वारा समीकरणों को चरणबद्ध विधि से हल किया जा सकता है। हमें दोनों पक्षों में एक से अधिक गणितीय संक्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिससे कि दोनों में से एक पक्ष में हमें केवल चर प्राप्त हो। अंतिम चरण समीकरण का हल हो जाता है।
और लगाते जाते एक पक्ष में केवल x रखते हैं, यानी कि अचर जो हमारी जो वैल्यू है चर वैल्यू, और एक तरफ अचर वैल्यू, और लास्ट मोमेंट में जो सबसे नीचे आता है, देखो सबसे नीचे हमारा हल प्राप्त हो जाता है। छठा पॉइंट है कि स्थानापन्न का अर्थ है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कहते वो कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, लेफ्ट साइड से राइट साइड में कर लो, पक्षांतर। तो किसी संख्या का स्थानांतरण करना संख्या को दोनों पक्षों में जोड़ने या दोनों पक्षों में घटाने के समान ही है। जब आप एक संख्या को एक पक्ष में से दूसरे पक्ष में स्थानांतरण करते हैं तो आप उसके चिन्ह को बदल देते हैं। उदाहरणार्थ x + 3 = 8 में +3 स्थानापन्न LHS से RHS में जाने पर 8 - 3 बन जाता है। बहुत सही। हम व्यंजकों का भी स्थानापन्न उसी विधि से करते हैं जैसे एक संख्या का स्थानापन्न करते हैं। चाहे हमको x ले जाना हो, चाहे कोई गिनती ले जाना हो, हमें चिन्ह बदलना होता है। सातवां पॉइंट है कि हमने व्यवहारिक स्थितियों को संगत सरल बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना भी सीख लिया है। बिल्कुल सही। आठवां और अंतिम पॉइंट है, हमने यह भी सीखा है कि हम किसी समीकरण के हल से प्रारंभ करके दोनों पक्षों को समान गणितीय संक्रियाओं की विधि का प्रयोग कर, उदाहरण के लिए दोनों पक्षों में समान जोड़ना या घटाना करके एक समीकरण कैसे बना सकते हैं। ठीक है। साथ ही हमने यह भी सीखा कि हम किसी दिए गए समीकरण का व्यवहारिक विधि से संबंध बना सकते हैं और उस समीकरण के लिए कोई व्यवहारिक समस्या या पहेली भी बना सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा लेसन 4 बहुत आसानी से समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत बढ़िया से देखेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले बुक में, अगले लेसन में। तब तक के लिए धन्यवाद।